स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। चैप्टर का नहीं, मैंने बोला जो लोग मेरे पास पढ़ेंगे हम लोग इसको 7 अलग अलग चैप्टर के तरह का ट्रीट करेंगे। वी विल नॉट ट्रीट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज अ सिंगल चैप्टर बिकॉज देयर विल बी मोर देन 80 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। अगर आप पूरे को एज अ चैप्टर लेने वाले हो तो 80-84 टॉपिक जो कि एक साथ याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तोड़ तोड़ के करेंगे। पहला चैप्टर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में भी 95% क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस से ही पूछा जाएगा। बाकी जो दोनों मॉडुलस पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस और उसके आगे वाला कुछ पोइसन्स रेशियो, कुछ छोटा छोटा टॉपिक और भी पढ़ेंगे। उससे आया है कभी कभार, ऐसा तो मैं कोई नहीं होता बोलने वाले को उससे नहीं आएगा, बट मुख्य तौर पर गेम जो है इलास्टिसिटी चैप्टर का वो बल्क मॉडुलस पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो उस पे ये ग्राफ हम लोग हुक्स लॉ पढ़े थे, एंशिएंट लॉ और एंशिएंट अप्रोच और रिसेंट अप्रोच। रिसेंट अप्रोच कहता है क्या, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज, फिर वर्ड भूल गया, अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ऐसा होता है, इसके बाद ये नहीं होता है। ये तो हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे 10th क्लास में हम लोग बार बार ओम्स लॉ पढ़ते थे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं काम करता ओम्स लॉ। 10th में जिधर भी पढ़े होंगे लिखे होंगे ओम्स लॉ इज नॉट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से हुक्स लॉ सिर्फ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलना बंद करिए, अंडर इलास्टिक लिमिट ये बातचीत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, टॉप फिजिक्स का 5 ग्राफ में से है। सिर्फ ग्राफ पढ़ के अंत में हम लोग 5 ग्राफ पढ़ के जाते हैं जिससे कि क्वेश्चन लड़ता है। दोनों 11th 12th मिला के 10 है। 11th क्लास का टॉप 5 ग्राफ्स में से एक है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ये एक लोडेड वायर का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, तार का है। मैं पहले भी बताया था इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट यंग्स मॉडुलस का है, और यंग्स मॉडुलस पिछले 200-300 डायग्राम किसका बना रहे, एक तार का। तार में लोड लगा रहे हो, हटा रहे हो, लोड लगा रहे हो, हटा रहे हो। करने के लिए और भी किसी का कर सकते थे, बट लगातार तार का कर रहे, सिलेबस की बात है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो भी एक लोडेड एंड अनलोडेड वायर का ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, इस कर्व को देख करके क्या समझ रहे हो, ओ से पी पोर्शन को अगर ध्यान से देखो, ओ से पी पोर्शन को, इसमें जैसे जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ रहा है तैसे तैसे स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। इसी को तो कहते हैं दिस इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ा रहे स्ट्रेन तैसे तैसे बढ़ेगा, या वाइस वर्सा। स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्ट्रेस तैसे तैसे बढ़ रहा है। ओ से पी तक ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यही जो है वो हुक्स लॉ है। ठीक है, 2 दिन से इसका न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन कमाओगे, स्ट्रेस कमेगा। बड़े न्यूमेरिकल किए, कुछ मेंस का एडवांस का किए, कुछ स्कूल एग्जाम का किए, कुछ थ्योरेटिकल बात लिखे, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर लिखे, और भी कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में सीखे। कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लिखे। एक्चुअली में बात यह है कि कोई भी तार हो, मतलब कोई भी मटेरियल के बारे में बात हो रहा हो, मोटा मोटी ओनली 0.3%, मतलब अगर उसका साइकिल 100% का है, मतलब उसको खींचा जा सकता है अगर 100% तक बिना तोड़े हुए अगर किसी भी मटेरियल को 100% तक अगर तुम खींच सकते हो, तो उसमें सिर्फ 0.3, 30% भी नहीं, 3% भी नहीं, केवल 0.3% में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसमें आप 2 दिन से न्यूमेरिकल मना करा रहे हैं, वो काम करता है। मतलब एकदम 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 शुरुआती चरणों में ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन काम करता है। ठीक है, यहीं से तो परसों चैप्टर स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल 0.3% से ज्यादा जैसे ही स्ट्रेन बढ़ेगा, कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। केवल 0.3% तक ही मोटा मोटी ऐसा हो भी सकता है कि जैसे जैसे तुम स्ट्रेन बढ़ा रहे हो तैसे तैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेन घटा दो तैसे तैसे स्ट्रेस घट जाएगा। बॉडी अपना परफेक्टली मॉलिक्यूलरली जो उसका अरेंजमेंट था उसको अटेन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो केवल 0.3% के लिमिट तक ये काम करता है। जैसे जैसे बिल्कुल 100% स्ट्रेन बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन घटाओगे स्ट्रेस घट जाएगा। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन तुमको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, बट ये केवल मटेरियल के 0.3% तक ही काम करता है। वो भी बढ़िया खिंचाने लायक मटेरियल होना चाहिए तब। वैक्स उक्स पे तो वो भी नहीं काम करेगा, मोम तो बस लगाए और टूट गया, है ना। तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट लोडेड एंड अनलोडेड स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है, वायर के बारे में ही ये ग्राफ बनाया हुआ है। ज्यादातर मटेरियल की यही सच्चाई है, 0.3% से ऊपर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व नहीं बनता। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखो, इसके बाद ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन।
ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट इस पॉइंट पर जाने के बाद भी अगर तुमने स्ट्रेन कैसे बनाया था उसमें लोडेड करके, जैसे ही अनलोड करेंगे क्या करता है वो जो मटेरियल अपना शेप जो है वो रिगेन करता है। यहां से यहां तक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब बिल्कुल हुक्स लॉ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मतलब यंग्स मॉडुलस जैसे परसों निकाल रहे थे FA बाई डेल्टा L बाई N, वो यहां तक ही निकाल सकते हो। इसके आगे जाते हो P से E तक, तो ये अब हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर जाकर के अगर तुम मटेरियल को अनलोड करते हो तो वापस वो अपना शेप क्या करेगा, रिगेन कर लेगा, बट इट इज नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ हियर। यहां तक दिक्कत है तो बोलो, ये ग्राफ नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी सबको, ठीक है। O से P तक क्या हुआ, हुक्स लॉ को भी ओबे कर रहा है और जैसे अनलोड करोगे अपना शेप भी रिगेन कर लेगा। हुक्स लॉ ओबे करने का तो उसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, स्ट्रेस डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस F/A डेल्टा L बाई L, एग्जैक्ट कैलकुलेट किया आंसर आ गया। वो सिर्फ 0.3%, उसके ऊपर ऐसा होता नहीं है। उसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है E, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कर्व स्ट्रेट नहीं है, मतलब बिल्कुल तुम फॉर्मूला से हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं कर सकते, बट हाँ इस पॉइंट पर भी अगर तुम मटेरियल को अनलोड करोगे तो वो मटेरियल अपना शेप दोबारा क्या कर लेगा, वो रिगेन जो है वो कर लेगा। ओके सोके। इसके बाद देखो अब ये पॉइंट जो है वो पॉइंट आ रहा है ए वो पॉइंट है जहां पर जाने के बाद हुक्स लॉ तो ओबे हो ही नहीं रहा, पी के बाद तो ओबे हो ही नहीं रहा। यहां पर जाने के बाद अगर तुम मटेरियल को अनलोड करते हो तो मटेरियल अब अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। ये देखो यहां पर डेवलप हो जा रहा है, इसमें इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसको, इसका मतलब अब उसको परमानेंटली स्ट्रेन डेवलप होने लगा। अब तुम कुछ भी कर लो वो अपना शेप रिगेन उगेन नहीं करेगा, और ये सारे मटेरियल के साथ होना है। बट वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट वायर्स इन दिस चैप्टर। स्ट्रिंग हो गया, वायर हो गया, लोडेड अनलोडेड, उसके बारे में आते हैं। दिस इज परमानेंट सेट। ये पॉइंट आ गया समझ में, ये नहीं ये पॉइंट, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक। इसके बाद ध्यान से देखोगे ए से हम लोग पॉइंट पर पढ़ रहे हैं सी तक, ए पॉइंट से जाकर के हम लोग पहुंच रहे हैं सी तक। ए से सी के बीच में इतना तो है कि अब हुक्स लॉ फॉलो होने वाला है नहीं, बट यहां पर देखो ये क्या बढ़ गया बहुत तेजी से, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा है, और भी मतलब इसको और भी छोटा बना सकते हो, मतलब ये ना के बराबर है, ये बढ़ रहा है बट इसी लिखे थे ना यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रेन तो भाग रहा है, स्ट्रेस ना के बराबर भाग रहा है। यहां पर अब आने के बाद क्या हो रहा है, यहां पर अब बहुत तेजी से स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। स्ट्रेस नहीं बट स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन बढ़ने का मतलब अब वो खिंचाते चला जा रहा है, मतलब अब वो मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली शेप तो खैर अब गया ही, शेप तो अब ई के बाद ही नहीं, मतलब अब जो शेप भाग रहा है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, मतलब अब वो बॉडी जो है मटेरियल जो है वो टूटने वाला है। अब हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, ये बात हो रही है। अब शेप रिगेन करने का कहानी तो ई के बाद ही खत्म हो गया, ए पर आने का तो परमानेंट हो गया, बट अभी तो थोड़ा सा ही था। इसके बाद तो अब ये बहुत तेजी से इसका स्ट्रेन भागते जा रहा है। स्ट्रेन भागने का मतलब चेंज लेंथ, अब वो खिंचाते चला जा रहा है, इतने तेजी से खिंचा रहा है कि शेप रिगेन करना तो बहुत दूर का बात है, अब ये मटेरियल अब टूट सकता है। तो वो पॉइंट है सी पॉइंट के बाद क्या होगा कि तुम वायर को अनलोड कर दो, मतलब जो तुम लोड लगाए थे अब उसको हटा दो, फिर भी तुम उसको शेप रिगेन नहीं करवा सकते, अब वो नीचे ही, मतलब अब वो टूटते ही चला जाएगा। ये वो सी पॉइंट है, समझ में आ रही बात। सी पॉइंट कौन सा, सी पॉइंट के बाद अगर तुम मटेरियल को अनलोड भी कर दो फिर भी वो जो वायर है रिगेन तो बहुत दूर की बात है, वो ट्राई भी नहीं करेगा अपना शेप रिगेन करने का। यहां तक करता लेकिन नहीं कर पाता, सी के बाद तो वो शेप रिगेन भी करने का ट्राई नहीं करेगा, समझ में आ रही बात। और ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर भी अगर बढ़ाते हो तो यहां पर जाकर वो जो तार है वो टूट जाएगा। यही हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ है, लोडेड वायर का है, बट ज्यादातर मटेरियल का इसी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। ज्यादातर मटेरियल तो दुनिया में फिर करोड़ों तरह का मटेरियल हो जाएगा। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट इन दिस चैप्टर, वी आर बॉदर्ड अबाउट लोडेड स्ट्रिंग वायर, उन सबका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा ही बनता है। 2 दिन से जो तुम न्यूमेरिकल बना रहे थे यंग्स मॉडुलस का, बहुत अच्छा बना रहे थे, बट वो सिर्फ मटेरियल के शुरुआती चरणों में काम करता है। उसके बाद आप ना उसमें हुक्स लॉ लगा सकते हैं, ना डायरेक्ट उसका यंग्स मॉडुलस निकलेगा। उसके बाद ये कर्व जो है ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता है। मोटा मोटी सारे मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऐसा ही बनेगा। वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट स्ट्रिंग वायर, वायर का स्ट्रिंग का, ज्यादातर स्ट्रिंग वायर का खेल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे ही बनता है। ओके, कोई दिक्कत। इसमें पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, कर्व तो बना लिए थे ना, अब थोड़ा सा पहले लिख लो। उसके बाद ये जो पी पॉइंट है
इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहते हैं? इसका मतलब हो गया यहां पर हुक्स लॉ लगेगा, ओ से पी पर हुक्स लॉ लगेगा। ओ से पी पर कौन सा लॉ लगेगा? बिल्कुल हुक्स लॉ जो है वो लगेगा। ओ से पी में हुक्स लॉ जो है वो लगेगा। ई जो पॉइंट है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हो गया? यहां तक पर जाकर के अगर मटेरियल को अनलोड करते हो तो अपना शेप रिगेन करेगा। भले तुम वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लोप नहीं निकलेगा, यंग्स मॉडुलस नहीं निकलेगा, बट शेप जरूर रिगेन करेगा। इलास्टिक लिमिट, वहां के बाद मटेरियल अपना शेप रिगेन कर जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हो रहा। पी से ए में, पी से ई में कोई पूछेगा हुक्स लॉ लगेगा क्या, तो आंसर होगा नो। बट इलास्टिक है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, बट इसको इलास्टिक कहेंगे, मतलब शेप रिगेन करने की बात होगी। ओके, सो क्या है? ओ से ई जो है वो पूरा इलास्टिक रीजन कहलाता है। ओ से ई इज नोन एज आवर इलास्टिक रीजन ऑफ अ मटेरियल। ओ से ई, यहां से ई तो पॉइंट है ना, डिस्टेंस पूरा ओ से ई इज टर्म्ड एज इलास्टिक रीजन। पी से ई पॉइंट को देखेंगे, पी से ई में क्या हुआ? पी से ई में हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। पूरा ग्राफ बढ़िया से चिपका के रखो, सबका काम बनेगा। ओ से ओ डैश, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट, मतलब अब कंटिन्यूअसली इसमें स्ट्रेन डेवलप होता चला जाएगा, शेप रिगेन करने का अब तो चांस ही नहीं है। ए से सी में क्या हो रहा है? बहुत तेजी से। ए से सी में क्या हो रहा है? ए से सी में इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेन बहुत तेजी से, इंक्रीज इन स्ट्रेन। अब तो शेप रिगेन करने का कोई सवाल है, पता नहीं, उल्टा जो शेप में बहुत तेजी से भाग रहा है। ठीक है, इंक्रीजेस इन स्ट्रेन प्रैक्टिकली फॉर नो इंक्रीज इन स्ट्रेस। आ रहा समझ? स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा, बट स्ट्रेन बहुत तेजी से भागते जा रहा है ए से सी के बीच में। नन्हे मुन्नो आ रहा है समझ? अब ये जो सी से बी है, इस पोर्शन को लिखोगे, इसमें क्या हो रहा था? सी से बी में अगर तुम वायर को अनलोड कर दो तो भी वो अब शेप रिगेन करने का ट्राई भी नहीं करने वाला। सी से बी वो पोर्शन है, ऐसे सी से बी लिखोगे ना, इसमें लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस। एकदम बढ़िया से ग्राफ बनाना, सबका काम बनेगा, तुम्हारा मेरा। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस इवन इफ क्या वायर इज अनलोडेड। ठीक है बच्चों? और ए जो है, ए, इसको हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, ठीक है। और जो नाचो नहीं बच्चों, कौन है जो नाच रहा है यहाँ पे क्लास में? बी जो है वो ब्रेक पॉइंट है, इसके बाद जो है वो टूट जाएगा। बी इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। बी को ब्रेकिंग पॉइंट लिख रहे हो ना ठीक से? और ओ से ई हमारा क्या था? ओ से ई वाज इलास्टिक रीजन। पूरा ई से बी जो है वो कहलाएगा प्लास्टिक रीजन। बी के बाद तो टूट ही जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा पूरा ग्राफ है। इस इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक रीजन, ब्रेकिंग, बी इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करो, पॉज करके। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बारे में इसके और आगे देखते हैं। बाकी पॉइंट को मिटा देता हूं, मेरे को फिलहाल 2 पॉइंट से मतलब है। ओ से ई, दिस इज इलास्टिक रीजन, और ई से बी यही लिख दो। ओ से ई इज इलास्टिक रीजन और ई से बी जो है वो इलास्टिक रीजन। अब तुम्हारी बारी है, थोड़ा सोच के बताना। क्लास में कुछ लोग काफी बिलो एवरेज हैं, बाकी लोग थोड़ा समझ करके बताना, है ना। एक वायर है, वायर, जिसके बारे में बहुत छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं। वायर मेटल का बना हुआ रहता है। मेटल का खास प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। 6th-7th क्लास में पहली बार पढ़े थे। अब बताओ, यहां से अगर एक तार है, एक मेटल है, एक वायर है, वो वायर ज्यादा डक्टाइल है या नहीं, उससे लंबा तार खींच सकते हैं कि नहीं, वो उस तार का क्या देख करके हम लोग बता सकते हैं, ये तुम बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अभी तक तो ये चैप्टर जब आता था तो या तो केमिस्ट्री में मेटल एंड मेटल में आता था, और या फिर 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया। मेटल है, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। अब ये दूसरे चैप्टर में घुस रहा है।
और ये मैं 1-2 दिन पहले भी बोला था, वो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब भी जो है वो प्रॉपर्टी ही होता है, बट वो डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस और कितना खींचा सकता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि एक तार है और तार का मुख्य काम तो वही उसको खींच करके मतलब लंबा तार बना सकते हैं वायर से, जिसको कि डक्टिलिटी कहते हैं। तो एक वायर ज्यादा डक्टाइल है या फिर नहीं है, वो उस वायर का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में क्या देख करके बता सकते हैं, उसका इलास्टिक रीजन या फिर प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या कह रहा है, मतलब अब एक्सप्लेन करो। प्लास्टिक रीजन जिसका जितना ज्यादा बड़ा हो उसका क्या मतलब होगा? नहीं, वो स्ट्रेन से ठीक है, ठीक है, कुछ काम का बात बताओ। अभी तुम ही लोग डक्टाइल के बारे में बता दो, उसके बारे में। कोई भी तार का अगर प्लास्टिक लिमिट ज्यादा जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? मतलब ज्यादा वो क्या हो रहा है, ज्यादा खिंचा रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। शेप रिगेन करवाने का मेरे को क्या काम है? तार का मेन काम क्या होता है? पैजामा का जो नाड़ा है उसका मेन काम होता है कि उसका तुमको शेप रिगेन करवाना है। वायर का मेन काम थोड़ी होता है कि वायर से हमें उसका शेप रिगेन करवाना है। वायर का मुख्य काम उसको लंबा खींच करके तार बनाते, जिसको कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इस चैप्टर को देखो कैसे जा रहा है। शुरुआत हुआ था खिंचाने को लेकर के कि कौन कितना ज्यादा शेप रिगेन कर ले, बट तार का शेप रिगेन करवा के तुम क्या कर लोगे? तार को तो खींचना ही है ज्यादा। ये पूरा चैप्टर इलास्टिक रीजन का है, इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा है वो अच्छा होगा, बट तार कितना अच्छा डक्टाइल होगा वो उसके इलास्टिक रीजन पर नहीं, वो उसके प्लास्टिक रीजन पर डिपेंड करेगा। प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो रहा है का मतलब वो खिंचाते जा रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। शेप रिगेन नहीं करा ना करे, मेरे को क्या मतलब है? तार से मेरे को शेप रिगेन करवाना तार का काम ही नहीं है। शेप रिगेन करवाना पैजामा का नाड़ा का काम होता है कि वो पैजामा का नाड़ा अगर शेप रिगेन नहीं करो तुम्हारा पैजामा बेकार हो गया, नया खरीदो दुकान पे जाके, है ना। वायर का काम शेप रिगेन करने का नहीं है, वायर का काम तो लंबा खींच करके तार ही बनाने का होता है। तो जिस वायर का प्लास्टिक रीजन जितना ज्यादा होगा, एक्चुअली में वो तार उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। समझ आ रहा है? ये बड़ा कमाल का बात है। लिखो मोर द इलास्टिक लिमिट, नहीं मोर द प्लास्टिक लिमिट। बड़ा कमाल का बात है। परसों तक लग रहा था पूरा खेल इलास्टिक लिमिट का ही चलेगा इस चैप्टर में, बट देख रहे हो गेम प्लास्टिक लिमिट का घुस के चला आ रहा है। मोर द प्लास्टिक लिमिट, मोर डक्टाइल विल बी द वायर। अरे बढ़िया से सबको काला काला करके नोट बना करके सब लिखो। जब थ्योरिटिकल टॉपिक भास्कर भैया पढ़ा दे और पूरा क्लास 1 घंटा क्लास में अगर मैं थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं तो समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो थ्योरी तो मैं 2 मिनट में पढ़ा के निकल जाता हूं आगे। अगर कोई थ्योरी ही का क्लास पूरा दिन चल रहा है, मतलब आपको उसमें एक एक चीज जो है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से याद करना पड़ेगा। थ्योरी पूरी तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता, लिख लिए। तो इसका उल्टा भी बताओ। नॉन मेटल का एक खास खूबी होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है वो टूट जाएगा, मतलब वो खिंचाएगा नहीं, ज्यादा खींचने का ट्राई करोगे तो टूट जाएगा। और वो मेटल का नहीं, वो नॉन मेटल का खास खूबी होता है। अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की बात करूं तो अभी इस ग्राफ के इस टॉपिक के हिसाब से इलास्टिक लिमिट ज्यादा हो ना हो उससे मेरे को मतलब नहीं है। प्लास्टिक रीजन जो है वो छोटा होना चाहिए। प्लास्टिक रीजन का इलास्टिक रीजन ज्यादा होगा उससे मेरे को क्या मतलब है? इस टॉपिक प्लास्टिक कम मतलब वो टूटेगा, मतलब वो ब्रिटल होगा। ठीक है, इलास्टिक। अब इसमें बच्चे लोग क्वेश्चन दिमाग से सोचते हैं। जैसे परसों एक में क्वेश्चन बताया स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो आप लोग स्टील और आयरन के बीच जो पूछने लगे तो वो तो यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम किताब से देख करके यंग्स मॉडुलस बता दो, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक होगा। वो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। उसी तरह से आप लोग इस चैप्टर में भी देखें। अभी कल क्वेश्चन इसी में पूछोगे कि उसका इलास्टिक रीजन क्या होगा जो टूट रहा है, तो उससे मेरे को मतलब नहीं है। टूटने की बात और खिंचाने की बात तार की, वो इलास्टिक नहीं, वो प्लास्टिक रीजन पर है। ठीक है, तो जितना छोटा, लेस द प्लास्टिक लिमिट, लेस द प्लास्टिक लिमिट, लेस डक्टाइल बोलो या फिर मोर ब्रिटल विल बी द मटेरियल, मोर ब्रिटल विल बी द मटेरियल। बोलो कोई दिक्कत? इसको नोट करो बढ़िया से पिन पॉइंट करके, पूरा ग्राफ आज पढ़ाएंगे। कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है? कैसे, क्या ज्यादा है इसका? मोर
डक्टाइल मोर प्लास्टिक रीजन, है ना, और बी हो जाएगा लेस प्लास्टिक लिमिट मोर बेटर। लेस प्लास्टिक मोर बिटर। इलास्टिक ज्यादा है या नहीं है वो इस तरह के क्वेश्चन में कोई काम का ही नहीं है। प्लास्टिक रीजन देखो भैया बताओ, उसके हिसाब से जो है वो हमारा काम बनेगा। ठीक है, इसको लिख लो, समझ में आ गया ना पास करो। ये क्वेश्चन बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन रहा है और एक स्टूडेंट है वो कुछ गलती किया है। क्या गलती किया है? स्ट्रेस को रखा है एक्स एक्सिस में और स्ट्रेन को रखा है वाई एक्सिस में, और ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया हुआ है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि P का टेंसाइल स्ट्रेंथ Q से ज्यादा होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ खिंचाने के क्षमता को ही बोला जाता है। ठीक है, P इज मोर डक्टाइल देन Q, P Q से ज्यादा डक्टाइल है। P इज मोर ब्रिटल देन Q, P Q से ज्यादा ब्रिटल है। यंग्स मॉडुलस P का ज्यादा है या फिर Q का ज्यादा है वो बताने का। ठीक है, तो क्या लग रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है? तो ग्राफ को उल्टा करके देखना है, मतलब इस तरह से देखना है, स्ट्रेस इधर है स्ट्रेन उधर है। ठीक है, तो अभी भी तो बात वही है, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां से इसके बाद इसका ये वाला रीजन ज्यादा है, इसका ये वाला रीजन कम है। ये वाला रीजन ज्यादा का मतलब अभी भी इसका क्या ज्यादा है? इलास्टिक लिमिट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इज मोर डक्टाइल। अगर डक्टाइल है तो ब्रिटल वाला ऐसे ही गलत हो गया, और फिर P हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन Q भी हो गया। ठीक है, अब रही बात यंग्स मॉडुलस निकालने की, है ना। यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे? कल आपको बताया गया था, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्लोप भी बोल सकते हैं, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ठीक है, बट यंग्स मॉडुलस है, इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेस स्ट्रेन ही दिया हुआ है, तो हमें इसका स्लोप निकालना है। एक्चुअली में स्लोप ही ना हुआ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्लोप निकालना है, पता लगाना है ज्यादा किसका कम किसका, इसका, है ना। तो छोटे क्लास में सिखाया गया होगा आप लोगों को, ये 2 लाइन है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है। 10th में भी सीखे हो, ये Q का है, ये P का है, इधर स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है ना। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करना है तो कोई एक चीज को फिक्स कर देते हैं, कोई एक चीज को इसमें फिक्स कर दो। 10th में सीखे हो गए। ये क्या फिक्स किया मैंने? मतलब स्ट्रेस मान लो मैंने फिक्स किया है, तो इसका स्ट्रेन Q का यहां पर है, सबको आ रहा है ना समझ में, और स्ट्रेस मेरा फिक्स है, तो स्ट्रेन Y का यहां पर है। आ रहा है समझ में बच्चों? ये कोई ऐसा ट्यूशन टीचर का सिखाने वाला बात नहीं है, खुद से करना पड़ता है। तो Y बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया कि मतलब मैंने ऐसे चेक किया है कि ऐसे पॉइंट पर जिसका क्या सेम है, स्ट्रेस मेरा ग्राफ में मैंने ऐसे बनाया कि स्ट्रेस का जो सेम है। अब जिसका स्ट्रेन कम होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे समझ में, ऐसे ही निकालना है। तो मैंने स्ट्रेस फिक्स रखा है, तो मेरा स्ट्रेन किसका कम आ रहा है, तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ P का ज्यादा है, तो ये वाला जो है वो गलत है, तो A सही हो गया। हाँ, तो उससे भी आ जाएगा, उससे क्या है, छोटे क्लास में पढ़े, अभी करके देखते, पहले आंसर मैच करना है। उसमें क्या है, ये तो छोटी क्लास की बातें हैं बच्चों, ये तो छोटी क्लास की बातें हैं। ठीक है, A और B जो है वो सही है और बाकी सब गलत है, C और D गलत, ये सही। और ये क्वेश्चन हो गया IT 2015 का, इसको लिख लो, इससे आपके दिमाग में भी चलता रहना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस ग्राफ से कई बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हम लोग करते रहेंगे। और अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर स्ट्रेस पे, ये तो छोटे क्लास की बात है, बताने का मेरा नियम नहीं है, बट देखो अगर मान लो स्ट्रेन ही फिक्स करना हो तो तुम ही लोग बताओ, ये वाला लिख लिए हो, लिख लियो ना, खुद से फिक्स करके देखो। चलो स्ट्रेन फिक्स करके देख लो, स्ट्रेन फिक्स करके देख लो, स्ट्रेन को फिक्स कर लो, लाल पेन से मैं कर देता हूं, अपना समझ लेना वैसे, ठीक है ना। ये सब छोटा मोटा बात है। स्ट्रेन ये मान लो ये वैल्यू है, कोई एक वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स कर ली है ना। अब इसमें देखो, ये स्ट्रेन फिक्स कर लिया, अगर मान लो ये मेरा स्ट्रेन का फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या है, ये स्ट्रेस का P का है, और यहां पर स्ट्रेस का, अब ये मेरे बताने का चीज नहीं। अब मैंने क्या फिक्स कर लिया, मान लो अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन में स्ट्रेन को फिक्स कर लिया है, हाँ, तो अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली जिसका स्ट्रेस ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा। तो देखो किसका ज्यादा है, Q का स्ट्रेस ज्यादा है, Q का स्ट्रेस ज्यादा, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा।
स्ट्रेन फिक्स करते हो तो स्ट्रेस से पता चल जाएगा, स्ट्रेस फिक्स करते हो तो स्ट्रेन से पता चल जाएगा। 10th क्लास में ऐसा ओम्स लॉ का बहुत सारा ग्राफ बताया गया था आपको। ओम्स लॉ में VRI दिया हुआ रहता था, पूछा रहता था कौन ज्यादा कंडक्टिव होगा, कौन ज्यादा नॉन कंडक्टिव होगा, था तो ग्राफ वाला क्वेश्चन ओम्स लॉ का। तो ये क्वेश्चन है। इससे अच्छा एक चीज हम लोग और सीखे जिसको कि कहीं पर लिख लिया जाए, स्लोप ऑफ, नोट बना करके, क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्लोप का मतलब ढलान, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकालोगे, विल गिव अस द वैल्यू ऑफ, यंग मॉडुलस बोलने की बात है, विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रहेगा ना। और ये आईआईटी का क्वेश्चन है। आईआईटी में देखो एक चीज है कि एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन भी होता है, तो इसमें ये भी दोनों सही था। और ये ग्राफ बढ़िया है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। जो मैं पॉइंट का सिर्फ नाम लिखा के छोड़ दिया हूँ पी क्यू, वो स्कूल एग्जाम में थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए आएगा। सिर्फ जो मैं पी लिख दिया हूँ कि इसको हुक्स लॉ, ये हुक्स लिमिट कहते हैं, तो उसमें लिखने के लिए आता है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके बारे में थोड़ा लिखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेमस टॉपिक है चैप्टर का, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। सारे मटेरियल के लिए फॉलो होता है, बट वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट वायर, लोडेड अनलोडेड वायर के बारे में। ओके, यहीं तक रहेगा आज ये चैप्टर। अब अगले क्लास में बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद बाकी चैप्टर, इस यंग्स मॉडुलस मतलब इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में बाकी चीज छोटा छोटा है। थोड़ा सा पॉइसंस रेशियो, थोड़ा सा बल्क मॉडुलस, थोड़ा सा वो एक और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके बहुत सारा टॉपिक को करेंगे। बट चाप वाला टॉपिक यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अगले क्लास में करेंगे।